हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो साथियों, एमपीटेड शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और हम यहां पर आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि साउंड से रिलेटेड। तो सभी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक दिन हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पर लेकर आ रही हूँ जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स और जो हो चुके हैं एग्ज़ाम, उनसे मैंने सारे ये क्वेश्चंस उठाए हैं। यानी कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और आप लोगों का चयन अवश्य ही हो। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पर शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का परास या श्रव्यता का परिसर है। ठीक है, मानव कानों के लिए जो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है वो लगभग कितनी होती है, कितने से कितने हर्ट्ज तक हो सकती है। ऑप्शन है 20 से 2000 हर्ट्ज और 20 से 20,000 हर्ट्ज, 0 से 20 हर्ट्ज या फिर 0 से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो इसका आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। मानव कानों के लिए जो ध्वनि की आवृत्ति या श्रव्यता परास होता है वो इतना होता है। ठीक है, इतनी हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं जो निर्वात में संचरण कर सकती हैं? हाँ, तो ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे, उक्त कोई नहीं। उक्त कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है कि कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण कर सकती, वो होती है प्रकाश तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है गाइस, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक है। तीव्रता या प्रबलता का मात्रक है। ऑप्शन है डेसिबल, हर्ट्ज, बार्ट या फिर आवर्तकाल। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आप लोगों को पता ही होगा कि डेसिबल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य या फिर उक्त कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितने से कितने होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से ज्यादा, किलो हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, यानी कि हम ऐसे किसी खाली से रूम में अगर हम आवाज करते हैं तो हमें भी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, अपनी वो प्रतिध्वनि। तो इसकी ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, अवशोषण या विवर्तन। तो गाइज ये कारण होता है काय का, परावर्तन का। ठीक है, जो किरणें ध्वनि परावर्तित होती है वो हमें सुनाई देती हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति नियत ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति नियत ताप पर निर्भर करती है, गैस के दाब पर, गैस के घनत्व पर, गैस के अनुभार पर, गैस के आयतन पर। तो गाइज इसका राइट आंसर है गैस के अणुभार पर। ठीक है, इसमें अणुभार हो गया है लेकिन अणुभार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? शीतल जल में या गीली लकड़ी में, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में या 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। इसमें जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होगी गीली लकड़ी में।
ठीक है, गीली लकड़ी में। अगला प्रश्न है, क्योंकि वो ठोस है। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देख लीजिए, अपवर्तन, परावर्तन, अवशोषण या विवर्तन। स्टेथोस्कोप की जो ध्वनि होती है आप लोगों ने सुनी होगी का यदि तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो होता है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कारण ही हमें हृदय की वो धड़कन सुनाई देती है स्टेथोस्कोप में। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है, सोनार की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? ठीक है, सोनार की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव, अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन या उक्त कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन है। ठीक है, रेडियो तरंगों का परावर्तन कार्य प्रणाली पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, जब दो ध्वनि तरंगें सुसंचित कराई जाती हैं तो विस्पंदन कब उत्पन्न होते हैं? विस्पंदन कब उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है, जब उनकी आयाम व आवृत्ति दोनों भिन्न हो तभी, जब उनकी आवृत्तियां भिन्न हो, जब उनके वेग भिन्न हो, या फिर जब उनकी प्रबलता भिन्न हो। तो देखिए, जब दो ध्वनि तरंगे एक साथ सुसंचित कराई जाती है तो उनका विस्पंदन जब उनकी आवृत्तियां भिन्न होती हैं तब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए आवश्यक है कंपन करना, घूर्णन करना, स्थानांतरण गति करना या वर्तुल गति करना। तो जब ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए क्या आवश्यक होता है? वाइब्रेशन। ठीक है, कंपन करना, तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, किसी कंपित वस्तु के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कहते हैं? आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या वेग। तो क्या कहते हैं? किसी कंपित वस्तु के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ठीक है, आयाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव कंठ में वाक तंतु किसके होने से ध्वनि पैदा होती है? मानव कंठ में वाक तंतु जो होता है किसके होने से ध्वनि पैदा करता है? ऑप्शन है, कंपन, घूर्णन, स्थानांतरण या चक्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी हो जाएगा कंपन। देखिए, आवाज जो उत्पन्न होती है वो वाइब्रेशन, कंपन के माध्यम से ही ध्वनि पैदा होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अपराभावी तरंग या उपर्युक्त सभी। तो ध्वनि तरंग है कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संचरण नहीं होता है ठोसों में, गैसों में, द्रवों में, निर्वात में। तो ध्वनि का जो संचरण है वो नहीं होता है, कहाँ पर? निर्वात में। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संचरण होता है किसमें? ऑप्शन है, केवल द्रवों में, गैसों में, केवल द्रवों में, केवल ठोसों में, ठोसों, द्रवों व गैसों में। तो देखिए, ध्वनि का संचरण जो है वो तीनों माध्यमों में होता है निर्वात को छोड़कर। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में। अगला प्रश्न है, विरलन में अधिक होता है माध्यम का घनत्व, दाब, घनत्व व दाब दोनों, न घनत्व व न दाब। ठीक है, तो विरलन में अधिक क्या होता है? ना घनत्व और न दाब। ठीक है, ना घनत्व न दाब, विरलन में अधिक होता है माध्यम का। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि को अभिलक्षण प्रदान करने वाला कारक नहीं है आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य, पैदा करने वाला स्रोत। तो देखिए, इसका जो आंसर है कि ध्वनि को अभिलक्षण प्रदान करने वाला कारक नहीं है, पैदा करने वाला स्रोत। ठीक है, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य जो है वो इनके अभिलक्षण प्रदान करता है ध्वनि को। सॉरी, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्त्री की आवाज प्रायः पुरुष की आवाज से तीखी होती है, यानी कि पतली होती, क्योंकि इसका निम्न गुण अधिक होता है। ऑप्शन है, तारत्व, आयाम, वेग या तरंग दैर्ध्य। तो औरत की आवाज जो है, स्त्री की आवाज पुरुष से पतली होती है, तीखी होती है। ठीक है, तो किस कारण से होती है? ध्वनि के तारत्व के कारण।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे सारे टॉपिक मैं एमपी टेट वर्ग 2, 3 और जो भी आप टेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मुझे, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर। अपनी तैयारी ऐसे ही बना के रखिए।